हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने स्किनर के बारे में जाना कि स्किनर का परिचय क्या है, स्किनर का सिद्धांत क्या है। उसकी अगली वाली कड़ी में आते हैं स्किनर के बारे में कि उनका शैक्षिक निहितार्थ है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकों पर किस तरह से प्रयोग होता है, क्या क्या उसके लाभदायक फ़ायदे हैं इसके सिद्धांत के। तो इससे ये जानने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और जो भी सोशल मीडिया से हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पड़ा हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। आप कोई कमेंट के माध्यम से हमारे प्रश्नों को उत्तर भी दे सकते हैं। आपकी ये चीज़ें दिक्कत है तो सारी चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। आप अपनी समस्याओं को हमको बता सकते हैं, हम उनका निराकरण करने का भरसक प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास कि बीएफ स्किनर का शैक्षिक निहितार्थ। तो बीएफ स्किनर के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि क्या है, तो उनका शैक्षिक निहितार्थ भी जान लिया जाता है। इनके कुछ पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए हरियाणा का टेट आया है, उसके लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण है कि हरियाणा का जो टेट चल रहा है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो हमारी क्लासेज हैं, जितने भी अभी तक जितने भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए सारे देख के तो आप लोग फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को रख रहा हूँ जो अदर स्टेट के, अपने स्टेट के मुख्य रूप से प्रश्नों में है। ठीक है, आज बात करते हैं। पहले आप लोग पहले बता दीजिए कि क्या होता है। पहला पॉइंट मैं क्या बनाऊँ, जो चाहें आप कहेंगे, आज आपकी इच्छा भाई कि ये इसके शैक्षिक बीएफ स्किनर का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो ये कहता है कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत जो है करके सीखने पर बल देता है। क्यों देता है भाई, क्यों देता है? ये कहता है ये सिद्धांत कि जो भी बालक है, जो भी लोग हैं इस तरह के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहते हैं वो पहले करें। क्या करें भाई? आप स्किनर के सिद्धांत को कल मैंने बताया था कि स्किनर के सिद्धांत में पहले क्रिया होती है। पहले क्या होती है? क्रिया। मतलब कहीं अनुक्रिया भी कहते हैं, ये नहीं किसी क्रिया कह रहा हो तो सर वो दो अनुक्रिया वहाँ पर लिखा हुआ, नो नो नो, दोनों एक ही चीज़ है। अनुक्रिया कहिए या क्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। तो स्किनर के सिद्धांत में क्या कहता है? पहले क्रिया करें, पहले क्रिया करेंगे। जैसे कि आपके पास गए, आपको टच किए, क्रिया हुई आपकी। टच होने के बाद क्या हुआ? आपका हाथ क्या हुआ? जल गया। उससे आपको ये चीज़ें पता चली कि आपका हाथ आग में जाने के बाद जल जा रहा है। ये क्रिया करने के बाद आपने देख लिया। तो यही कहता है ये सिद्धांत कि करके सीखने पर जो चीज़ें हों वो पहले क्रिया करके, इसमें ये सिद्धांत में होता है ना, अनुक्रिया लिख दें। आप लोग बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुक्रिया पहले और उद्दीपक बाद में। मतलब पहले अनुक्रिया होगी, उसके बाद उद्दीपक। जैसे हमारे मित्र हैं, उन्होंने कभी वो दारू नहीं पिए थे, कभी भी शराब नहीं पिए थे। तो वो जानने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किए कि भाई दारू का स्वाद कैसा होता है। तो वो दारू को लेते हैं बोतल में और उसको ग्लास में लेते हैं, पीते हैं। बताए कि ये दारू की जो बोतल थी उसमें जो रखी गई चीज़ है वो तीखेपन के साथ है, कड़वी लगती है। तो इससे आइडिया हो गया कि जो दारू होता है, शराब होती है, वो कड़वा है। ठीक, तो हमारे मित्र ने ये बताया हमको कि दारू जो होती है वो कड़वी होती है। तो उनके जो अनुभव है वो हम जान लिए, हम भी आपसे कह रहे हैं कि दारू क्या होती है? कड़वी होती है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग करके सीख लिया। अगर वही कोई और कहता, प्रयोग आज तक जितने भी ज्ञान में सिद्धांत आए हैं वो करके ही तो प्रयोग हुए हैं। प्रयोग होने के बाद ही तो सिद्धांत बने हैं। कि पहले सिद्धांत बन गया होगा तब प्रयोग हुआ होगा, ऐसा तो नहीं। पहले प्रयोग हुआ होगा, उसके बाद वो सिद्धांत बना होगा। तो वही बात है कि पहले जो भी आप क्रिया करते हैं पहले करते हैं, उसके बाद ही सीखते हैं। तो यही ये सिद्धांत क्या करता है? करके सीखने पर बल देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि करके सीखने पर, इन तीनों सिद्धांतों में व्यवहारवादियों में सबसे करके सीखने पर ज़्यादा बल कौन देता है? तो आप नाम लेंगे बीएफ स्किनर का, जो करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है। यही इसका शैक्षिक निहितार्थ है। दूसरे पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण,
यह सिद्धांत पुनर्बलन, सकारात्मक नकारात्मक वाला पुनर्बलन पर जोर देता है, देता है। यह जो सिद्धांत है ये किस पे जोर देता है? पुनर्बलन पे। पुनर्बलन क्या होता है? रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आप लोगों को पता होगा। पिछले टॉपिक पे मैंने बताया था कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। फिर उसको अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। पुनर्बलन सतत भी होता है और असतत भी होता है। असतत को 2 रूपों में बांटा गया है, एक अंतराल में, एक अनुपात में। फिर अंतराल और अनुपात को किस रूप में बांटा गया है? एक स्थिर, एक परिवर्तन के रूप में। फिर अनुपात को भी उसी रूप में। तो यही पुनर्बलन है। पुनर्बलन किस प्रकार से देना चाहिए भाई? क्लास में कोई बच्चा हो, आप उससे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के बाद अगर आप वो अच्छा मतलब सही या गलत उत्तर देता है तो उसके हिसाब से आप पुनर्बलन देंगे। मान लीजिए बच्चे ने अच्छा उत्तर दिया तो आप क्या करेंगे? किस तरह का पुनर्बलन देंगे? नकारात्मक ना? बहुत सही, ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी, नकारात्मक। अरे भाई, बालक जब क्लास में होगा और आपने प्रश्न पूछा और आपके सही प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो क्या होगा? सकारात्मक पुनर्बलन होगा ना। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? तय थप्पड़ तय थप्पड़ तय थप्पड़, ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छा तुमने बताया बाबू, इस तरह के पुनर्बलन देते हैं तो बालक क्या होता है? आगे करने की, उस कार्य करने की इच्छा उसके अंदर और जगती है कि भाई और कार्य करेंगे, और अच्छा कार्य करेंगे। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। और इसको 2 वार्डों में डिवाइड कर दे भाई, सकारात्मक नकारात्मक। आप बच्चों से टेस्ट लीजिए सकारात्मक रूप में। जो बच्चा बहुत अच्छा नंबर पाता है उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का रखिए गिफ्ट, और जो थोड़ा सा कम पाता है उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का गिफ्ट रखिए। तो ये किस रूप में आएगा? सकारात्मक, कि भाई हमको भी वो बालक बहुत बढ़िया गिफ्ट पाया, हम अगले बार हम भी करके दिखाएंगे इनको, और वो वाली जो गिफ्ट इनको मिली है वो भी हम लेके आएंगे, ठीक। तो इस तरह के सकारात्मक पुरस्कार के रूप में, किसी कार्य को रूप में करके आप दे सकते हैं, किसी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, खिलौने के रूप में दे सकते हैं, चॉकलेट के रूप में। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेशल ही कोई दीजिए, आपको जो लगे अच्छा लगे उसके रूप में आप पुरस्कार, गिफ्ट वगैरह उसको दे के सकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हैं। नकारात्मक भाई नहीं बताता है। पिछले टर्म पर मैंने बताया था कि जो कई बच्चे विद्यार्थी हैं जो हमारे क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसे ही क्लास को कभी 12 लोग देख रहे हैं, कभी 13 लोग देख रहे हैं, चाहे 25 लोग देख रहे हैं, 32 लोग। हम चाहते हैं कि हमारी क्लास को अधिक से अधिक लोग देख के इसका लाभ उठाएं, कि जो आज मैं बता रहा हूं वो कल नहीं बता पाऊंगा। समय आपके पास भी नहीं है, समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं उस चीज़ को लेकर बार बार आऊं। आप क्लास में बने रहिए बहुत देर तक, जब तक वीडियो शुरू से चलती है तब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एक बार देख लीजिए, फिर वीडियो कहीं देखने की जरूरत नहीं, एक बार ही काफ़ी है। वही वीडियो आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, कन्फ्यूज होंगे, ठीक। तो कोई यूट्यूब बताएंगे कि भाई नकारात्मक में दंड आता है, यहाँ तो मैं पुरस्कार लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज ना लिखिएगा। कई लोग कहेंगे कि नकारात्मक क्या, तो दंड। तो मैं कहूँगा कि दंड जो होता है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि दंड जो है न तो नकारात्मक है न तो सकारात्मक, मतलब दोनों नहीं है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दंड जो है ये दोनों नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों नहीं है। हाँ, आप इसको कह सकते हैं नकारात्मक रूप में बच्चा है क्लास में, वही प्रश्न आपने पूछा जो उससे पूछा, वो उत्तर सुन के उत्तर दे देता है, चाहे वो जान रहा हो तो पहले से जान रहा था, उत्तर दे दिया, तो क्या करते हैं नकारात्मक रूप में, तो उसको अच्छा उत्तर देने के बावजूद उसको डांटते हैं। कोई अच्छा कार्य घर में बालक करता है, अच्छा कार्य करने के बाद भी डांट खाता है, तो किस रूप में उसका पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से आप उसके मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकारात्मक रूप से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आप सकारात्मक रूप से आपसे जुड़िए तो अच्छा कार्य करेगा। अगर जहां आप अच्छे बालक को नकारात्मक पुनर्बलन दे दे के अच्छे बालक को खराब कर लेंगे और किसी दिन बेचारा बंदूक उठा के आप ही को गोली मार देगा, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं साला हम ही को। देखिए, एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से मैं बता दूं कि नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक किस तरह से प्रयोग किया गया।
एक पिता रहते हैं, उनका बेटा अपने बेटे को कहते हैं बेटा अच्छे से अच्छा कार्य करता है, तो पिता क्या करता है, बेटा तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, बेटा तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। अब बालक बार बार यही बातें सुनता है, को कितना भी अच्छा कार्य कर लेता है, लेकिन उसके पिता क्या करते हैं, तुमने अच्छा काम नहीं किया, ऐसे कह के। अब बालक एक दिन सोचता है कि आज इनको चांद से मार डालूंगा। तो वो पिता जो होता है अपनी पत्नी के साथ छत पे बैठ के चांद को देख रहा होता है, और बालक वो जो उसका बेटा होता है इसको आज मारने की दशा में जाके सीढ़ी पे छुप के उनकी बातें सुनता है। तो वो पिता बात क्या कर रहे थे कि ये देख रहे हो चाँद, अपनी पत्नी से वो बात कर रहे होते हैं उसके पिता, ये देख रहे हो चाँद, इस चाँद में भी देखो कालापन है, कहीं न कहीं ग्रहण दाग है, लेकिन हमारा एक बेटा है तो इतना अच्छा सुशील सुंदर, मैं उसको कुछ भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ उसको, ये नहीं कि उसके अंदर मादकता आ जाए, भाई अब तो हम बहुत कुछ जान गए, बहुत कुछ जान, मैं इसलिए उसको इस तरह से पुनर्बलन देता हूँ कि वो और अच्छे से अच्छा कार्य करे। मैं कभी इसलिए नहीं कहता हूँ कि तुम बहुत, नहीं तो उसका पुनर्बलन की जो क्षमता होगी वो घट जाएगी। अब ये बात उसका बेटा सीढ़ी पर से सुन रहा होता है, सीढ़ी पर सुनते सुनते उसके बाद कहता है मेरे पिताजी तो बड़े अच्छे हैं, सामने कुछ और कहते हैं लेकिन दिल की जो बात है वो देखिए माता जी से बता रहे हैं कि मेरा बेटा के अंदर कोई दाग नहीं है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, अपने व्यवहार से, विवेक से, हर प्रकार से, बस वो मुझे अच्छा रखने के लिए पुनर्बलन देते हैं। तो वो ये इस तरह का पुनर्बलन है। सामने कुछ और देते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि तुम जिंदगी में कभी टेट ना पास कर पाओ, जिंदगी में कभी सुपर टेट नहीं पास कर पाओगे, तो आपके अंदर एक ललक आएगी कि सर ने मुझे कहा है कि कभी पास नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं वो तुम अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे कि भाई मुझे इनको पास करके दिखाना है। तो मेरा तो इंटेंशन यही था कि तुम पास हो जाओ, कहने का तरीका बस अलग था। तो इस तरह से भी पुनर्बलन होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पे, ठीक। ये कहता है अभिप्रेरणा व आवश्यकता, अभिप्रेरणा व आवश्यकता को महत्व देता है, महत्व देता है। ये सिद्धांत क्या करता है, अभिप्रेरणा और आवश्यकता यानी मोटिवेशन और नीड, इन दोनों सिद्धांतों को महत्व देता है। क्यों देता है भाई, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको बालक को अभिप्रेरित करना पड़ेगा। जब वो अभिप्रेरित एक तरह से मेंटली लेवल पर तैयार हो जाएगा तो आप कोई भी कार्य उससे करवा सकते हैं। अगर वो मेंटली लेवल से तैयार नहीं हो पाता है तो आप उस कार्य को नहीं करवा सकते हैं। उसकी आवश्यकता को जानेंगे कि भाई ये क्या इसकी आवश्यकता है, किस कारण से ये कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर वो उस आवश्यकता जिस चीज़ की है, मान लीजिए उसको लिखने के लिए पेन नहीं है, बस जानता है मौखिक रूप से आपको उत्तर दे रहा है, लेकिन आप कहे कि कल होमवर्क करके लेके आना, बच्चे ने होमवर्क करके नहीं, बच्चा जो है होमवर्क करके नहीं लाता, आप उसको पीटते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, तो क्या करता है, कहता आप उस चीज़ की आवश्यकता को समझे नहीं कि बेचारे को पेन की ज़रूरत थी, वो उसने वो कार्य नहीं कर पाया पेन के अभाव में। तो यहाँ पे आप किसी बालक को मोटिवेट करिए कि भाई इस तरह से लिख रहे हो, अगर उसकी हैंड राइटिंग पुअर हो, गंदी हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर, बेटा ऐसे क ऐसे नहीं, एकदम ऐसे बनाओ, सुंदर सा पहले गोली बनाओ, ऐसे डंडी खींचो, ऐसे बनाओ और फिर ऊपर एक डंडी खींचो, क बन जाएगा। एक क ऐसे बालक बना रहा था, आप उसको विपरीत करके क कैसे बनवा रहे हैं, ऐसे बनवा रहे हैं। अब उसकी आवश्यकता को समझते हैं कि जो भी चीज़ें उसको आने में दिक्कतें हो रही, जैसे पापा का डर है, मम्मी का डर है, आसपास के पड़ोस की डर है, उसको भय लगा हुआ कि आप देख रहे हैं कि किस चीज़ की आवश्यकता है उसको, तो उसको प्रेम की ज़रूरत है, व्यवहार की ज़रूरत है, नैतिकता की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं ना, क्लास में आते बड़े उजड़ टाइप के होते हैं, बोलने में थोड़े से अलग तरीके से बोलते हैं, बोल ही नहीं पाए, आप कहते हैं बड़ा गंदा लड़का, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस तरह के परिवेश में पला है, बढ़ा है, लेकिन दिमाग से कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पढ़ाएंगे उसी रूप में सीखेगा जिस तरह से अन्य बालक सीख रहे हैं, बस उसकी बोल चाल भाषा संस्कार के वजह से वो सीख लिया होता है। तो ये अभिप्रेरणा व आवश्यकता को ये सिद्धांत महत्व देता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ये कहता है किए गए कार्य के परिणाम के
तुरंत बाद पुनर्बलन देना, पुनर्बलन देना। मतलब कह रहा है इस सिद्धांत में कि कोई भी कार्य हो बालक को क्या करना चाहिए, अगर तुरंत उत्तर दे रहा तो तुरंत उसको पुनर्बलन देना चाहिए कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, चाहे चुप रहो बाबू तुम नहीं सीख पा रहे हो, ऐसे सीखो। उसको इस तरह सकारात्मक नकारात्मक, देखिए कहीं कहीं सकारात्मक पुनर्बलन बहुत जरूरी है, कहीं कहीं नकारात्मक भी पुनर्बलन आपको सकारात्मक रूप में देना पड़ता है, इसलिए इसको दोनों को रखा गया है। तो ये यही लाइन कह रही है कि कोई भी आप रिजल्ट आता है तो उसके तुरंत बाद, आप प्रश्न नहीं पूछते हैं तुरंत वो उत्तर देता है तो उसके तुरंत बाद ही, ये नहीं कि पुनर्बलन चलो कल देंगे तुमको, ऐसा ना। और इसने प्रश्न का उत्तर दिया तुरंत, और आपका भी पुनर्बलन तुरंत होना चाहिए, ये नहीं कि कल के लिए टाल दें, परसों के लिए टाल दें। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की सफलता और असफलता तुरंत तय हो जाती है कि भाई इसकी क्या सफलता है और क्या असफलता, तुरंत सफलता कह सकते हैं, सफलता व असफलता, सफलता व असफलता तुरंत तय करके बता दी जाती है। असफल का मतलब उसको ये नहीं कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, नहीं जानोगे, हाँ असफलता का मतलब बेटा तुम गलत उत्तर दे रहे हो, इसी तरह से करोगे सही हो जाएगा, ठीक, इस तरह से यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक। और ये कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन व शिक्षण मशीन के माध्यम से सीखना। मतलब आप किसी बालक को अभिक्रमित अनुदेशन व शिक्षण मशीन के माध्यम से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन को मैंने पिछले टर्म पे बताया था, एक ट्रेन की इसी तरह चेन होती है, ठीक। इसमें पहले ए सिखाया जाएगा, देखो यार हमसे बन ही नहीं पा रहा है, तुम लोग बना लो, ए बी सी, मतलब पहले बालक को अभिक्रमित अनुदेशन, ये दोनों एक ही बात है, शिक्षण मशीन और अभिक्रमित अनुदेशन, इसी शिक्षण मशीन के द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन की तैयारी की गई थी। तो ये मशीन किस तरह से अभिक्रमित अनुदेशन की होती है, पहले बालक को ए सिखा लिया जाए, ए जब सीख जाता है तो उसको बी सिखाया जाए, जब बी सीख लेता है सी सिखाया जाए। ये नहीं कि बालक ए नहीं सीख पा रहा है तो उसको सी सिखा दिया जाए, ये नहीं, चाहे बी नहीं सीख पा रहा है तो उसको सी सिखा दिया जाए, एक क्रम के वाइज से उसको सिखाया जाता है। यही अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा इसका फायदा है कि मतलब बालक जो भी सीखेगा एक क्रम के माध्यम से सीखेगा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बालक जो होता है अगर उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप सीख लेगा, अगर उसको अलग तरीके से सिखाएंगे तो वो अलग तरीके से भी सीखेगा। लेकिन हाँ, बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं कि जो भी उसको सिखाया जाए उसको एक व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाए। अब अगला पॉइंट क्या है, 6, कहते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से गणित तक मुहावरे, शब्द भंडार, लोकोक्ति आदि, पहाड़े भी कह सकते हैं, गणित के पहाड़े आदि। मतलब ये बालक को ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप गणित भी अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं कि भाई बच्चा छोटा है तो उसको पहले 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, एक क्रम के व्यवस्थित से, इससे क्या होगा उसके अंदर शब्द भंडार होगा। और एक बात जब चलती रहेगी वो सीखता रहेगा, क्रम के माध्यम से हिंदी के वर्ण सीखेगा, शब्द सीखेगा, वाक्य सीखेगा, धीरे धीरे वो मुहावरे तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक लाइन में कही जाए तो इससे बहुत सारे शब्द का भंडार होता है, पहाड़, ठीक, बहुत सारी चीज़ों को इस माध्यम से आप सीख सकते हैं, शब्दों को जान सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछे कि गणित का मुहावरों का सबसे ज़्यादा किस सिद्धांत के अंतर्गत भंडारण होता है, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए बीएफ स्किनर के द्वारा कि गणित का भंडारण, मुहावरे का भंडारण, शब्द भंडारण, पहाड़े का सीखना, ये सब किसके माध्यम से होता है। आप थांडाई का उत्तर नहीं लगाएंगे, पावलोव का उत्तर नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे उत्तर बीएफ स्किनर महोदय का, ठीक।
अब अगला है 7वां, माता पिता के द्वारा वांछित व्यवहार परिवर्तन में सहायक। ये माता पिता के द्वारा जो वांछित व्यवहार किए जाते हैं वो सारी चीज़ें उसके व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक होगी। जो भी चीज़ें होंगी, जो जैसे वो माता पिता से संस्कार सीखता है, ठीक, किस रूप में सीखता है भाई? एक क्रम के रूप में सीखता है। बच्चे उसको, माता पिता जब रहते हैं उसके सामने बालक रहता है तो बालक सबसे पहले क्या सीखता है? माँ ही सीखता है। कभी पापा बोलते हुए किसी बालक को देखे हो कि सबसे पहला वर्ड क्या बोला होगा? क्योंकि वो जिसके टच में रहता है, जिसके संपर्क में रहता है, उसी को वो माध्यम मानता है, मतलब उसी को एक क्रम के माध्यम से काम कर लेता है, क्योंकि ये पहले क्रिया करते हुए देख लेता है कि क्रिया हो कैसे रही है। जैसे 3 महीने के बाद बालक क्या करता है? देखना, सुनना, समझना सब कुछ स्टार्ट कर देता है। तो 3 महीने के बाद देखेंगे कि आप हंस रहे हैं तो आप क्रिया किए तो वो भी प्रतिक्रिया देता है। किस तरह से? वो भी हंसना शुरू करता है। मतलब ये देख के यही कह रहा है कि माता पिता के द्वारा वांछित व्यवहार में परिवर्तन उसके सहायक। जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं वो उसी रूप में परिवर्तन उसका कर लेता है कि भाई ये माता पिता हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। कुछ बोलने की कोशिश करता है तो आऊँ 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 करता है। तो ये क्या है? वांछित व्यवहार है। ये सब सारी चीज़ें ये क्या थी? माता पिता के द्वारा वांछित व्यवहार ही हैं। क पढ़ा सिखाते हैं, माता हैं, ये चाचा हैं, ये फूआ हैं। वो कभी बालक को आपने देखा है कि कभी पानी कहा हो? बताना, सही बताना। आपके घर में भी आसपास पड़ोस में बच्चे होंगे तो सबसे पहले पानी को मांगने के लिए वो शब्द कौन सा यूज करता है? तो वो कहता है मम, संस्कृत वाला मम। क्या होता है मम भाई? उसके हिसाब से वो पानी मांगता है बालक, उसके हिसाब से क्या होता है? पानी होता है। अब कैसे पता चलता है भाई? उसकी माता जी रहती हैं तो आप लोग कहते हैं ना क्या कह रहा है थोड़ा बताइएगा, तो उसकी माता जी उसकी अच्छी ट्रांसलेटर होती हैं, वो बताती है कि ये मम मतलब पानी मांग रहा है। कभी कोई बालक छोटा रहा होगा तो कभी ये नहीं कहा होगा कि हमको पानी दीजिए। ठीक, तो ये था आज का स्किनर का शैक्षिक नियतार्थ, जो 5-7 पॉइंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैंने वो बता दिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी जैसे नवंबर में आपका टेट आ जाता है तो आप इसके लिए पूरी तरह तैयार रहिए। ये ना कि एक ही साथ गणित भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, आपके लिए प्रेशर हो जाएगा। अभी से धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए और अपने क्लास अपने आप को उसके लिए पहले से तैयार रखें। युद्ध अचानक होता है तो आपकी हार होगी, लेकिन पहले से युद्ध के लिए तैयार होंगे तो आपकी विजय होगी। तो इसी के साथ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। अब कौन सी भाषा में कहें? भोजपुरी में का हो लोगन, हमारे चैनल का जल्दी से जल्दी जे ना कैले हो के वो रउआ पाचन सभी लोग सब्सक्राइब कर दी, ठीक ना? तो हम देखत तनी कि कितना जानी सब्सक्राइब करत तनी। ठीक बा, रखें, धन्यवाद।